रिवाइज करने मतलब जो भी डेरिवेशंस रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहेंगे, सबको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। सिर्फ मतलब सिर्फ एक रीडिंग नहीं लेनी है, समझना है कि क्या लिखा है। और जो भी डेली होमवर्क रहेगा, स्पॉटलाइट वीडियो कर दीजिए सुमित का। यस सर। हाँ तो कंटिन्यू करता हूँ। और जो शीट रहेगी रेजोनेंस की और डीपी में वो तो सॉल्व करना ही है रेगुलरली, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। और स्पेशली 11th में, क्योंकि अब अभी अगर टॉपिक्स छोड़ने की आदत लग गई तो फिर टॉपिक्स छूटते रहेंगे, पाइल अप होता रहेगा, और फिर 12th के एंड में जाके पता लगेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रह गए कि जो वीक रह गए। फिर एक डिसीजन पूरा क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे भी जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो तो फुल सिलेबस पे आता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, पेशेंट रहना है। परफॉर्मेंस शायद से अभी कुछ खास ना इम्प्रूव होगी। और सही मतलब डेली कंसिस्टेंसी रखेंगे तो 12 के एंड तक कंपटीशन काफी कम हो जाता है। और फ्लो बनाए रखना है, क्योंकि एक बार फ्लो अगर टूट जाता है पढ़ाई का तो फिर उसे वापस रिगेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और कुछ अदर पॉइंट्स देखेंगे जैसे टीवी हो गया और सोशल मीडिया, वो तो पूरा क्विट ही करना है। मतलब सोशल मीडिया सिर्फ व्हाट्सएप ही ठीक है ऐसे टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए, और बाकी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं चलाने। टीवी पूरी तरीके से बंद रखना है। हाँ अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो यूट्यूब चला सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। हाँ, और कोशिश करेंगे कि मूवीज के लिए जाना, वेकेशंस के लिए जाना कम ही कर दे या फिर पूरी तरीके से बंद कर दे। फॉर्मूला पढ़ाई के दूसरे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे फॉर्मूला सिर्फ मेमोराइज नहीं करने हैं फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर्मूलाज को समझना है, डेरिवेशंस याद करने हैं। और जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, HLP सॉल्व करना मस्ट रहेगा। और जैसे फिजिक्स के लिए HCV, इरोडोव तो मस्ट है ही, क्योंकि हर साल कुछ कुछ क्वेश्चंस एडवांस में इरोडोव से डायरेक्ट आते हैं। तो इरोडोव जैसे क्वेश्चंस निगलेक्ट करना अफोर्डेबल है ही नहीं। जैसे केमिस्ट्री का बोले तो NCERT तो रीडिंग मस्ट है। NCERT छोड़ना काफी महंगा पड़ेगा। जैसे इस साल और पिछले साल के JEE मेंस में NCERT का काफी अच्छा वेटेज रहता है, जो सिर्फ NCERT में रहता है। और मैथ्स का सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं मैथ्स के लिए। और प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए तो शीट्स और DPs करनी ही है। और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो रहते हैं IIT JEE के और मेंस वाले, वो तो स्किप करना ही नहीं है। अब जैसे एग्जाम, सुमित जस्ट अ मिनट, मैं बोल रहा हूँ सुमित, योर बैंडविड्थ इज लो, तो यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ, शायद वॉइस उसमें मतलब नेटवर्क थोड़ा सा इशू कम होगा, वॉइस और बेटर आएगी, तो कैमरा ऑफ कर ले। हाँ सुमित, यू कैन कंटिन्यू नाउ। अच्छा अभी नेक्स्ट बात करें तो एग्जाम स्ट्रेटेजी, जैसे
काफी डाउट रहता है कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। मेरा ओपिनियन रहेगा कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पहले ना करे। एक ऑर्डर खुद से घर से सेट करके जाना चाहिए, लेकिन जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे पहले नहीं रखना चाहिए। अब जैसे एडवांस का पेपर होता है, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हर एक सब्जेक्ट फिर से 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। तो अब जो हर एक सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम उसका 50% लगभग करके आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी सेक्शन पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अब 50% करने से होगा कि एक तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऊपर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट 50% किया है। तो जो बाकी 50% बच जाता है उसको अगली बारी में देख सकते हैं। और एक हमेशा एक माइंडसेट रहता है कि क्वेश्चन पेपर तो 100% ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जेई थोड़ा अलग है, तो 100% अटेम्प्ट करने वाला माइंडसेट तो छोड़ के ही जाना चाहिए घर पे। और अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्पीड से। भले ही क्वेश्चंस थोड़े कम अटेम्प्ट करो, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे यू शुड मेक श्योर दैट सारे क्वेश्चंस सही हो। और उसके बाद जब घर पे प्रैक्टिस चल रही है तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस काफी जरूरी होता है। और एक लास्ट टिप देना चाहूंगा कि जो भी डाउट्स है उनका एक डायरी बनाना चाहिए, डायरी या फिर नोटबुक कह सकते हैं। और उसमें सारे डाउट्स लिखने हैं। डाउट्स मतलब जो क्वेश्चंस पहली बार में सॉल्व नहीं हुए और उनमें ऐसा क्या था कि जो स्ट्राइक नहीं किया, या फिर जो कॉन्सेप्ट छूट रहा था, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला जो कि हम भूल रहे थे, या फिर कुछ ऐसी नई चीज आ गई जो पता नहीं थी, या फिर मैथ्स का कोई ऐसा ट्रिकी मैनिपुलेशन हो सकता है जो कि पता था लेकिन तभी स्ट्राइक नहीं किया। इतना ही है सर। ओके सुमित, थैंक यू सुमित फ्रॉम ऑल योर जूनियर्स। ठीक है, कुछ सुमित ने अपने पॉइंट्स बताए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड डेफिनेटली टाइम टू टाइम वो जब भी यदि ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो एक बार तुम्हें हम सुमित से इन जनरल भी मिलाएंगे, थोड़ा सा और तुम्हें टच मिलेगा। मैं पारुल पे मूव करता हूं। पारुल इज देयर? कैन यू हियर मी पारुल? Yes, sir. इट्स अप टू यू नाउ पारुल। हाँ सर। तो वीडियो ऑन करो कि रहने दूँ? ऑन कर लो तो बेटर है। तो पहली बात तो मैं 11th स्टैंडर्ड वालों को ये कहना चाहूंगी कि 2 साल में अपना हाँ जी हाँ, तो सबसे पहली बात तो तुम लोग को ये कि 2 साल में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा। जब मैंने 11th स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं लगता था कि 10 लाख बच्चों में से 10,000 में आना है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर जब 2 साल में टीचर्स ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, करते करते हो गया। तो डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो आराम से करो, पर करो। एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, एक एक घंटा इम्पोर्टेंट है। चिल नहीं मारना है कभी भी, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और बाकी जनरल बातें तो हो गई कि टीवी मोबाइल सब छोड़ दो बिल्कुल। मतलब वो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि फिर 2 साल बाद रिग्रेट करोगे कि यार फोन नहीं यूज किया होता तो हो जाता अच्छा। तो इसीलिए वो चीजें एकदम छोड़ दो। बाकी पढ़ाई की बातें तो सुमित ने बताई अच्छे से कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। एक चीज पे ध्यान देना 2 साल में कि करंट टॉपिक जो है तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग करने के चक्कर में हमने करंट टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि वो मैंने किया था 2 सालों में और मैंने बाद में उसका देखा था इफेक्ट पड़ता है। तो करंट टॉपिक करो पहले, जो आज का होमवर्क है उसे आज ही करने की कोशिश करो, फिर बाद में बाकी का करो। और जितना हो सके उतना करो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ वाला तो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 8 ही घंटे पढ़ रही हूँ, कैसे होगा। तुम्हें तुमसे जितना हो सके उतना करो, पर अपना बेस्ट दो।
इस 2 साल में। और कभी भी ये नहीं सोचना कि टाइम कम है कैसे करेंगे, ये टॉपिक छोड़ देते हैं। टाइम कभी कम नहीं पड़ता है, वो टाइम रहता ही है, बस तुम लोग को करना है। और बस बाकी तो और क्या ही बोलूं, पढ़ो। और हाँ, एक और बात कि किसी की भी ना कभी भी प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं होती। तो अगर सपोज मैंने बोल दिया कि इस तरीके से पढ़ना है, तो तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, जरूरी नहीं है। हर कोई अपने एक लेवल में कंफर्टेबल होता है, तो अपना लेवल ढूंढो और उसे फॉलो करो। बस ब्लाइंडली जिसकी बातें फॉलो करनी वो है तुम्हारे टीचर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है। मैं तुमसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, उन्होंने बहुत से बच्चों को देखा है। तो उनकी बातें सुनो ब्लाइंडली, जो भी बोल रहे हैं वो बेस्ट बताते हैं। और बुक्स वगैरह की जहाँ तक बात है, तो अपनी शीट डीपीपी करो, बहुत है वो। जब तक टीचर्स ना बोले तब तक दूसरी चीजें मतलब हाथ मत लगाना, जब वो बोले तब भी करो। और अपना बेस्ट दो, बाकी तो और क्या ही है, हो जाएगा। तो ठीक है बस। पारुल, मैं तुमसे एक चीज और ये पूछना चाहूंगा बच्चों की तरफ से। ये जो तुमने प्रिपरेशन की 2 इयर्स, इसमें कुछ अप डाउन्स आए होंगे, कैसे तुमने उसको हैंडल? बहुत क्योंकि अप डाउन बहुत। तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है उसका, कि काफी बार तुम्हें शायद हो सकता है ऐसा भी लगा हो कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, नहीं मैं तो 50,000 रैंक पे भी आऊंगा। हाँ। कभी कॉन्फिडेंस भी आएगा नहीं मेरा 100 रैंक के लिए मुझे टारगेट रखना है। तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस हम्म। शेयर करो स्टूडेंट्स से। तो देखो ऐसा है कि 2 साल में अभी अप डाउन तो बहुत होंगे, मेरे साथ बहुत हुए थे। मेरा कभी रैंक मतलब जब मैंने फर्स्ट अपना टेस्ट दिया था रेजोने में, तब मेरी रैंक 7th आई थी। उसके बाद सेकंड आई। उसके बाद ऊपर नीचे चलता रहता है। तो कभी भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बस हो जाएगा ये मान के चलो। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, जिससे भी कंफर्टेबल हो बताते रहो। कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहो प्रॉब्लम। और बस बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। और प्रॉब्लम है भाई, आती है फिर चली जाती है, कोई मतलब रोकने वाली चीज नहीं है वो प्रॉब्लम आई है तो चली जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है सर बस। चलो, गुड पारुल। हम्म। नेक्स्ट, थैंक यू पारुल फ्रॉम योर जूनियर्स। मैं ही तुम्हें थैंक यू बोल देता हूँ। एंड नेक्स्ट, शुभम इज देयर? हाँ सर। हाँ, वीडियो ऑन करूँ सर? यस, श्योर। हेलो एवरीवन। अभी मतलब मेजर टॉपिक्स मतलब मेजर पॉइंट्स तो कवर कर लिए पारुल ने भी और सुमित ने भी, पर कुछ कुछ चीजें हैं कि जैसे कि टेस्ट एनालिसिस हो गई एक बात, तो फिर हमारा रह जाता है कि अगर एक टेस्ट बुरा चला गया तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं करते, हम बस छोड़ देते उस चीज को। वो मत करना, वो एनालाइज कर लेना कि क्यों गलत हुआ, क्या गलत हुआ, उसके ऊपर तुम वर्क कर सकते हो और वहां पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो। वो एक इम्पोर्टेंट है। और फिर डाउट्स क्लियर करते रहो, ऐसा मत समझना कि यार सिली डाउट्स है तो कैसे पूछूं, कुछ सर कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करा देंगे। और वही बन के मतलब फाइनली जाके तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स के सिचुएशन में वही फेस होगा। तो उसके लिए अभी कितना अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना तुम्हें आगे फायदा होगा और तुम्हारे कंसेप्ट उतने अच्छे क्लियर रहेंगे। तो वो एक है। और फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक फेयर इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर सिर्फ कुछ कुछ बुक्स है एच सी वर्मा जैसे कि सुमित ने बताया, वो सब कर लेना। पर उसके अलावा बहुत ज्यादा बुक्स करने के अलावा एक हाथ अच्छे से थरली बुक कर लेना। 3-4 बुक के अलावा एक ही बुक अच्छे से करना ज्यादा प्रेफरेंस में रखना। इससे फिर उसका ऐसा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यार एक बुक पूरी हो चुकी है, इसके वरना 4-5 बुक थोड़ी थोड़ी होएगी तो फिर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं देगा। तो ये एक है। और कभी भी ऐसे मोटिवेटेड रहना, मतलब होता है अप्स एंड डाउन सबके साथ आता है, तो वो तो होगा। बस तुम्हें मतलब कौन उस फेज से निकल के आएगा उसका और अच्छा रहेगा, उसके लिए वही मोटिवेटेड रहना कि सब अच्छा रहेगा। मतलब सबको दिक्कत आएगी। और ये ऑनलाइन की जो चीज है तो वो सबके लिए नहीं है। तो हमारे लिए भी था कि सब लॉकडाउन के वक्त हमें भी ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा, तो वो नॉर्मल नहीं था, पर स्टिल हमने भी ऐसे मतलब सर से पूछा क्या कैसे करना है वो सब।
तो सर से पूछ कर आप तुम्हारे डाउट्स होंगे या फिर तुम्हें कुछ दिक्कतें आती होंगी ऑनलाइन के वक्त की, तो वो क्लियर करा लेना। और एक तो ये है कि कभी भी ऐसा सिलेबस में भी होता है कि मतलब एक दो मेरे फ्रेंड्स के साथ बात हुई जो जूनियर्स है, तो वो बोल रहे थे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लोडिंग हो रहा है, तो फिर वो सबके साथ हो रहा है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है अकेले के साथ। तो ये रखना माइंड में कि यार जो भी हम फेस कर रहे हैं वो सब फेस कर रहे हैं, तो वो एक है। और तो और एक है कि अपने इंस्टीट्यूट में भरोसा रखो, जो भी है मतलब बेस्ट ही देगी तुम्हें। और मैं था 9th में फाउंडेशन के लिए, तो मुझे तभी से पता था कि रेजोनेंस बहुत अच्छा है, तो मैंने उसके लिए ही ज्वाइन किया। और मुझे बहुत अच्छा से मतलब ये भी है कि लॉकडाउन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया सभी सर ने और सभी फैकल्टी ने। तो उसके लिए ये एक है कि भरोसा रखो इंस्टीट्यूट पे और अपने मटेरियल पे, टीचर्स पे, तो ये एक रहेगा। वो ये सर। हाँ शुभम, तुमसे थोड़ा सा मुझे अब ये बताओ, बच्चों से शेयर करो, तुम्हारा मेन में रैंक क्या था जेई मेन में? मेंस में मेरी रैंक 11,500 थी। और एडवांस में रैंक क्या थी? 3,127। गुड। तो 11,000 से 3,200 पे हम आए, तो ऐसा तुमने एडवांस के लिए क्या अलग किया, या तुम्हारी थोड़ी स्ट्रेटजी तो जो थी स्टडी की वो क्या थी? मतलब कोई बच्चा यदि एक्चुअली सिर्फ एडवांस पे मेनली फोकस करना चाह रहा है तो उसे क्या ऐसा करना चाहिए, तुमने क्या? तो मेजरली मेरा यही था कि ऐसा रहता है कि 99 प्लस मतलब एक स्कोर हम एक टारगेट लेके चलते, पर मेरे से वो थोड़ा सा रह गया था। पर स्टिल ऐसा दिमाग में था कि नहीं यार, जो भी हो फाइनली टारगेट हमें एडवांस पे रखना है, तो उसके ऊपर कंटिन्यू फोकस रखना। मेंस है इम्पोर्टेंट, पर मेंस तुम्हें बूस्ट करेगी, पर स्टिल फाइनली तुम्हारा गोल एडवांस है, तो तुम्हें वहां पे जाकर रुकना है। तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन में मेंस के रिजल्ट के वजह से कुछ मतलब ऐसे हर्डल्स मत आने देना कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एडवांस में हम स्टिल इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा होता है, बहुत लोगों का होता है कि एडवांस में इम्प्रूव होता है, मतलब मेजरली रहता है सेम, पर अप्रोक्सीमेटली तुम इम्प्रूव कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी। बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि जो भी एडवांस के लिए जो भी प्रैक्टिस रहेगा, तो प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा फोकस में रखना। जो भी टेस्ट रहेंगे उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना, जो मतलब हम नॉर्मली 11th-12th में कभी कभी प्रिपरेशन के वक्त इतना अच्छा से नहीं करते, पर एंड के टेस्ट के तो एटलीस्ट तुम अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस दे सकते हो, जिससे तुम्हें मतलब वहां पे जाके और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की वजह से वहां पे एडवांस में बहुत ज्यादा फायदा आएगा। और फाइनली कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, जिससे क्योंकि एडवांस में फाइनली कंसेप्ट आएंगे, मेमोरी बेस नहीं मिलेगा ज्यादा कुछ, मेंस में भी वैसे ही है। पर स्टिल मतलब प्रैक्टिस मेजर पार्ट मतलब मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारे इस केस में, तो उसके लिए यही रहेगा। अच्छा शुभम, प्रैक्टिस की बात आई, प्रैक्टिस तुमने मेनली कहाँ से की? मेन की एडवांस की सबसे पहला प्रायर सोर्स क्या था, कैसे प्रैक्टिस की? मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कौन सा बुक लें, क्या करें। डेफिनेटली जब तुम 11th में थे तुम्हारे अंदर भी एक क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर बताया था, बट तुमने उसको जो भी एग्जैक्टली फॉलो किया, थोड़ा सा उस पर बताओ। हाँ सर। तो वो तो एक था कि जब भी 11th में आने के बाद मतलब सभी सर ने भी बताया था कि इंस्टीट्यूट पे ऐसा होता है कि बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार क्या करे, ये करे या ये करे। तो तुम्हें जो इंस्टीट्यूट में मिला है वो बेस्ट है, और जितना तक हमें पता है कि रेजोनेंस का एज अ मटेरियल बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी सबका वही रेप्लिकेट करते हैं बाकी जगह पे भी। तो उसके लिए तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस रखो, जो भी दिए थरोली करो उस पे, मतलब ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा कर लिया बाद में फिर बाकी जगह से कर लिया, उसको थरोली करने से तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि, और उसमें सब कुछ कवर अप हो ही जाता है। जो भी मतलब मेजर बुक्स है उनसे उनसे ही वो बनाए गए, बहुत अच्छे फैकल्टी ने ही बनाया है वो सब मटेरियल, तो उसको फॉलो किया मैंने भी। तो मेंस के लिए भी वही हुआ, और एडवांस में भी पहले तो जो भी क्रक्स जो भी थोड़े हार्ड लेवल टॉपिक्स है या फिर जो मुझे डाउट्स आए थे उसके एक बार सॉल्व करने के बाद, नोट्स हो, डीपीपी हो या फिर शीट्स हो, तो उसको फिर से लगाया, फिर से एक बार किया, और फिर एक बार डाउट आया था तो इस बार हो पा रहा है कि नहीं विदाउट सॉल्यूशन देखे, तो फिर वो एक बार किया। और ऐसे बाकी तुम मतलब फिजिक्स में वैसे HC वर्मा कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर इरोडो वो सब कर लेना।
और एक बार शीट हो जाने के बाद फिर पैरेलली किया तो भी अच्छा है, वरना फिर अगर HCV पैरेलल में करके इरोडो बाद में थोड़ा कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल और तुम्हें कैसा होता है, टाइम मिलता है, वैसे करते रहना। पर एक पहले तो नोट्स और अपने जो भी इंस्टीट्यूट मटेरियल वो हो जाने के बाद फिर एक्स्ट्रा मटेरियल पे प्रेफर करना, वरना तब तक तो मत जाना। Okay, शुभम, थैंक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर जूनियर्स, और होप तुम उन्हें आगे भी ऐसे गाइड करते रहो। और अच्छा, जैसे मुझे क्वेश्चन दूसरे बच्चों से पूछना था, अभी तुमसे पूछ लेता हूँ। फाइनली थर्ड राउंड शायद तुम्हारा हो चुका है ऑफ काउंसलिंग सेशन। व्हाट डिड यू गेट इन थर्ड राउंड? सर दिल्ली, IIT दिल्ली केमिकल 5 ईयर ड्यूअल डिग्री, बीटेक प्लस एमटेक IIT दिल्ली। यस सर। कांग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू सर। ठीक है, now I'll move to the Ayush. Ayush is there? जी सर। Ayush, it's up to you now. You can on your video so that I can make you spotlight. हाँ किया सर, दिख रहा है? हाँ Ayush, you are visible and you are audible. तो सबसे पहले तो यही मतलब जो सबने बताया, पढ़ते रहो, सब क्लास में ध्यान दो वगैरह। स्पेशली अभी तो ऑनलाइन है, तो उसमें तुम कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ वीडियो बंद करके गेम वगैरह खेलने लगे, ऐसा तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। तो वो एक तो क्लास में ध्यान दो, सर से काफी सारी बातें करो, कुछ डाउट हो बिल्कुल मतलब बिना शर्माए पूछो, एकदम बेसिक से बेसिक डाउट से लेके एकदम टफ से टफ तक सब कुछ। फिर अभी स्टार्टिंग में तो मुझे तो ऐसी दिक्कत हुई थी कि भाई पढ़ना कितना है, कुछ लोग बोलते हैं 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 3-4 टॉपर लोग बोलते हैं 5 घंटे में, तो बस उतना ही पढ़ता था। तो बस मैंने तो ऐसा मतलब सपन सर थे तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम अभी जितना कंफर्टेबल हो। तो मैंने पर्सनली तो 3 घंटे से चालू किया था। तो फिर 3 के बाद सर ने बोला कि हर रोज एक मतलब ऐसा फिक्स्ड अमाउंट, कुछ 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ लो। तो मतलब आज 3 घंटा पढ़ा, तो कल 3 घंटा 10 मिनट, फिर 3 घंटा 20 मिनट अगले दिन। तो ऐसा करते करते तुम एक पॉइंट पे आ जाओगे और फिर तुम्हें मतलब तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास भाई टाइम ही नहीं बचेगा कुछ और करने के लिए। तब मतलब तब तुम अपने पीक परफॉर्मेंस पे आ जाओगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। फिर बाकी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वो तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक टेस्ट के बाद तुम अपना देखना कि क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, क्या कहा कुछ गलती, सिली एरर हो गया, कुछ जो भी होगा वो सब इम्पोर्टेंट से देख लो। फिर एक पॉइंट मतलब मेरा पर्सनली केमिस्ट्री तो लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था, उसमें से भी इनऑर्गेनिक सबसे कम फेवरेट था। और उसका रीजन मुझे मतलब मैंने अभी सब खत्म होने के बाद सोचा कि भाई ऐसा क्यों। तो मेरा तो ऐसा है कि इनऑर्गेनिक में जनरली अवॉइड करता था कि हाँ ठीक है आज पढ़ा दिया इनऑर्गेनिक, कुछ आज बी ब्लॉक पढ़ा दिया तो मैं आज मतलब ऐसा बस पढ़ लेता था, एक आध बार याद कर लेता था, और फिर मतलब बाद में एकदम टेस्ट के 1-2 दिन पहले तभी देख लेता था। तो वैसा मत करना, इनऑर्गेनिक के लिए मतलब स्पेशली ज्यादा टाइम देना। फिर इम्पोर्टेंट है होमवर्क कंप्लीट रखो, कुछ भी हो जाए, भले तुम 2 घंटे सो 3 घंटे सो, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क करते रहो, टाइम टेबल बना के पढ़ो, वो भी एक मतलब बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि तुम्हारा तो अभी लगभग हर वीक फिक्स हो जाएगा कि ये घंटे में ये क्लास होगी, उसके बाद इतना ब्रेक, फिर ये क्लास, फिर ये। अभी तो कॉलेज नहीं है, लेकिन जब कॉलेज चालू होगा किसी का टाइम होगा नहीं होगा, मेरा तो नहीं था तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो वो देख के एक टाइम टेबल बना लो और उसको फॉलो करो। फिर आगे फिर अपने दोस्तों से भी बातें करो, दोस्त भी मतलब डिस्कशन करो, मतलब उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या चीज है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मुझे पर्सनली तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और हाँ मतलब जब ऐसे छोटे छोटे ब्रेक होते हैं कि कुछ मतलब अभी क्लास खत्म हुआ, चिल मार लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऐसा कुछ इसके बाद अगला क्लास है, कुछ आधा घंटा बाकी है, तो उसमें क्या वापस से फिर टाइम पास करने लगे, तो ऐसा मत करना। उधर भी कुछ मतलब दिन में तुम्हें से 15-20 मिनट मिले तो भी पढ़ लेना, क्योंकि वो अल्टीमेटली 15-20 मिनट तुम्हें 3-4 बार मिलके तुम्हारा एक आध घंटा पढ़ाई का और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक अच्छी चीज है। फिर बस मतलब टिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। बात हुई कि
जब तुम पढ़ोगे तब फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ऐसा नहीं कि अरे अगले हफ्ते में मेरा एग्जाम है, अगले महीने में मेरा एग्जाम है, ये APT 2 चल रहा है, ये चल रहा है, वो कुछ मत ध्यान रखो। वो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तुम देने वाले हो वो फाइनल एग्जाम है। तो अभी सपोज मान लो तुम्हें SHM में कुछ डाउट आ गया, फिर तुमने सोचा कि हाँ ठीक है अगला है, तो मतलब पहले ही पूछ लेना चाहिए पहली बात तो पढ़ाते वक्त, लेकिन कुछ रीजन की वजह से जो भी होगा नहीं हुआ है, तो वो मतलब जो भी टॉपिक तुम कर रहे हो वो एकदम फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि हाँ भाई इसका क्वेश्चन आया तो मुझे आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस वही है। Okay, Ayush. Ayush, a question from student side. Is COVID situation में like which is completely new for everyone, and it was definitely new for all of you also. Last 6 months जो तुम्हारा JEE एडवांस का प्रिपरेशन था, JEE मेन का प्रिपरेशन था, कोविड में, लॉकडाउन में, तो इससे तुमने जब भी जो 6 मंथ्स प्रिपरेशन की, उस 6 मंथ्स में तुमने क्या अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस किए? मतलब एक नॉर्मल स्टडी से डेफिनेटली जब हम ऑनलाइन मोड में है तो थोड़ा चेंजेस करना कंपलसरी पड़ा, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस जिसके कारण तुम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाए? तो मतलब पहले तो सबकी तरह ही मतलब ऐसा लगा था कि अरे यार अब तो मई में खत्म होने वाला था, लेकिन अब थोड़ा एक्सटेंड हो गया अगस्त, फिर अगस्त के बाद वापस से आ गया कि अरे नहीं अगस्त नहीं अभी तो सितंबर में लेंगे। मतलब वो जैसे मजाक ही लग रहा था, लेकिन अब हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सारे सर का यही कहना था कि जो हमारे साथ हो रहा है वही बाकी सबके साथ भी हो रहा है, तो उसमें मतलब जो अभी इस सिचुएशन से बेटर होके निकलेगा उसका ही अच्छा होगा। तो वही दिमाग में रख के फिर अपना नॉर्मल वही पढ़ाई करना था कि मतलब एक तो पहले मतलब ऐसा एकदम डिमोटिवेटेड सा हो गया था कि अरे यार अब तो मतलब मई में फ्री होने वाले थे, ये टाइम पास करना था, ये करना था, वो करना था, ये करना था, तो कुछ मतलब हुआ नहीं। तो उसके बाद भी अभी मतलब एडिशनल 6 महीना पढ़ना पड़ा, क्योंकि कुछ हो गया। तो उसमें से फिर मतलब सर से बात हुई, दोस्तों से बात हुई, तो सबका मतलब वही था कि भाई पढ़ो अब, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास दूसरा, एक तो तुम पढ़ोगे और तुम्हारा अच्छा होगा, या फिर नहीं पढ़ोगे और बुरा होगा, और फिर जो तुमने 2 साल पहले मेहनत की थी उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मतलब वो ऐसा ध्यान में रख के पढ़ना था। ओके आयुष, थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ, मतलब मैं स्टूडेंट की तरफ से तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 11th के जब तुमने स्टार्ट किया, तो क्या 11th के स्टार्टिंग फेज में क्या तुमने सही किया, या तुम्हें अब क्या रियलाइज होता है कि जो गलत किया था वो तुम सही कर सकते थे? मतलब जो तुमने सही चीजें की, एट द सेम टाइम जो गलत हुआ तुमसे 11th के स्टार्टिंग में, फर्स्ट 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स, वो तुम सही कर सकते थे, वो पॉइंट शेयर करो। हाँ तो मतलब मेरा मेरा तो मतलब देखा जाए तो पहले 5-6 महीने मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मैं एकदम सही कर रहा हूँ, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब होमवर्क भी कंप्लीट हुआ करता था, कोई ज्यादा लोड भी नहीं था, एकदम सब स्मूथली चल रहा था। लेकिन उसके बाद से फिर प्रॉब्लम आने लगे, मतलब अभी कुछ कुछ बार तो मतलब कुछ डाउट्स रह गए, क्लास में टाइम खत्म हो गया या जो भी, फिर मेरा तो मतलब वर्क में ऐसा था कि मैं तो बहुत शाय हूँ, तो डाउट्स मुझसे कभी कभी रह जाते थे, तो फिर दोस्तों से पूछ लेना, फिर दोस्तों में तो कभी कभी मजाक भी उड़ा देते थे, तो ऐसा मतलब वो तो चलता था। तो लेकिन मतलब उससे डरना नहीं है। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया इनऑर्गेनिक का तो मेरा तो थोड़ा वीक ही था, तो बस वो करते रहो, मतलब टाइम टू टाइम करते रहो और अच्छे से करते रहो। अ, फिर मैंने वो भी फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि क्योंकि तुम्हें मेन तो वही एग्जाम देना है। मतलब मैं तो ऐसा मतलब शॉर्ट टर्म सोच के करता था कि हाँ अगले महीने में ये एग्जाम है तो ये टॉपिक्स मुझे ये अच्छा अच्छा करना है, लेकिन मतलब एक मतलब पढ़ते वक्त मेरा माइंडसेट ऐसा था कि हाँ मैं अगले महीने के एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि वो मतलब फाइनल एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए था। और और मेरे स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा पढ़ने का इतना मन भी नहीं होता था कि 10th से लेके 11th में मतलब पढ़ाई का लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो मतलब ऐसा था कि अरे यार मैं तो पहले 2 ही घंटा पढ़ता था, अब तो इतना सा पढ़ना पड़ता है। तो वो ट्रांजिशन के लिए मतलब मैंने जो बताया कि 10-10 मिनट का इंक्रीमेंट करो या 15-15 मिनट का एक एक दिन में इंक्रीमेंट करो, भले ही तुम्हारा 1 महीना बाकी लोगों से पढ़ाई कम होगी, लेकिन जो मतलब छोटा चेंज होगा वो अल्टीमेटली करते करते कंपाउंड होकर बड़ा बन जाएगा, और फिर तब तुम एक मतलब
कुछ 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी तुम कंफर्टेबल हो वहाँ आके तुम सेटल हो जाओगे और वो एक मतलब अच्छा हो जाएगा। Okay. Thank you Ayush for your guidance to your juniors. Hope future में भी तुम जी guide सर। and best of luck for your future also. तुम्हें जी क्या मिला है फाइनली थर्ड राउंड के बाद वैसे? अभी थर्ड राउंड के लिए तो खड़गपुर केमिकल 5 इयर्स मतलब बीटेक प्लस एमटेक। बीटेक प्लस एमटेक खड़गपुर। गुड, कांग्रेट्स आयुष। ठीक है। Now थैंक I'll यू सर। move to the Rishikesh. Rishikesh, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, फिर गुड इवनिंग। तो मेरे क्लासमेट्स ने तो पहले बता दिया होगा सब कुछ कि क्या क्या करना है वगैरह वगैरह। तो फिर मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिन्होंने मतलब कवर नहीं हुए होंगे, या फिर देखो, फिर अगर क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो भी है एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में याद है कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है, केमिस्ट्री तो लीस्ट फेवरेट था, ऐसे छोड़ ही देता था मैं, क्या हो जाएगा, कितना क्या है, लास्ट में देख लेंगे। पर जितना जो जो टॉपिक्स अभी मैं लास्ट में तक आया कि जो जो वीक थे वो बस मैंने लेक्चर मिस किया, फिर ऐसे कुछ भी टाइम पास कर रहा था लेक्चर के वक्त वगैरह वगैरह। तो फिर लेक्चर के वक्त तो टाइम पास नहीं करना है, ध्यान से देखना है, एक लेक्चर मिस नहीं करना है। अभी तो तुम 11th में आ गए हो स्टार्टिंग से, तो फिर तुम्हें लग रहा हो कि इतने सारे घंटे पढ़ने हैं, सर बोल रहे हैं 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, या फिर तुम दूसरे क्लास से सुन रहे हो कि उनके इंस्टीट्यूट्स में इतने सारे टेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह। तुम ये रेजोनेंस तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उनका पेपर बहुत अच्छा होता है, और सोर्सेज भी कि बुक वगैरह हो गए, डीपीपी वगैरह हो गए, उनका तो मतलब बेस्ट ही होता है। बाकी से तुम्हें लग रहा होगा कि उनका बहुत अच्छा है ऐसे, पर ठीक है, बहुत अच्छा होता है। और फिर नोट्स भी रिवाइज करते रहो वगैरह वगैरह। और वही की पढ़ाई करते रहो, ऐसे धीरे धीरे तुम आगे ना, तो ऐसे ऐसे लगता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं। तो फिर अगर तुम ज्यादा ज्यादा पढ़ते रहोगे धीरे धीरे, तो मार्क्स आराम से आते जाएंगे, और फिर देखते रहो कि सब पीछे जा रहे हैं तुमसे। ऐसे ज्यादा पढ़ते रहोगे तो फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फिर आते जाएंगे मार्क्स। और बस, ज्यादा नहीं। अच्छा ऋषिकेश, एक बच्चे का ही मेरे पास मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन पूछिए। डेफिनेटली जेई प्रिपरेशन थोड़ी हेक्टिक होती है, हमें आना पड़ता है, काफी प्रोसेस होता है। हेलो सर, आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज कट रही, ठीक से सुनाई नहीं दे रही। वेट फॉर नहीं सर। वेट फॉर अ मिनट ऋषिकेश, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस था तुम्हारा एंड पर। ऋषिकेश अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यू कैन हियर मी नाउ। हाँ, यस सर। बोल रहा था जेई प्रिपरेशन जो होता है थोड़ा सा हेक्टिक प्रिपरेशन होता है, डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट होता है, सिलेबस काफी ज्यादा है। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं काफी बार होता है कि अब हम बहुत फेड अप हो गए, तो उस पोजीशन में आने के बाद तुम कैसे अपने आप को रिफ्रेश करते थे, अपना माइंड कैसे फ्रेश करते थे, क्या ऐसी एक्टिविटी करते थे या किस चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते थे? हाँ, तो फिर अगर मुझे मतलब बहुत बार होता था कि इतने सारे ये हो रहा है कि बहुत सारा स्केड्यूल आ गया, बहुत सारा बैकलॉग है, कुछ नहीं हुआ है, बाकी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सबके डीपीपी हो गए, और मेरा तो मतलब बहुत अच्छे से होता नहीं था। तो फिर मैं, ठीक है, मतलब मैं देखता था कुछ अच्छे एक दो ऐसे, मतलब थोड़ा टाइम पास के लिए आज की रात के सिर्फ, तो फिर कल से ठीक से करना है, पर मतलब एकदम अच्छे से पूरा 1-2 महीने से अ, मतलब जैसे कि ये होता था वैसे यार। हाँ, फिर एक, हाँ, तो फिर मतलब रात को ऐसे पूरा बिजी नहीं रखना है कि रात को ऐसे
खाते वक्त ऐसे थोड़ा देख लिया टीवी वगैरह कि ऐसा बहुत हो जाता था कि फिर सब पढ़ रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर थोड़ा रात के वक्त थोड़ा एक दो घंटा देख लिया, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, ऐसे धीरे धीरे मार्क्स आएंगे ना, पढ़ाई करते रहोगे तो फिर बहुत अच्छे से मजा आएगा फिर तुम्हें कि वाह ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे फिर ऐसे डिस्कशन होते रहेंगे। फिर ऐसे अभी ऑनलाइन है तो तुम्हें तो ऐसे लगता हो कि अभी जब ये क्लास में जाएंगे तब स्टार्टिंग से अच्छे से शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना। अभी ये जो 2 साल एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसे तुम पूरे लाइफ रिग्रेट करते रहोगे कि अगर 2 साल वो ऑनलाइन नहीं होता या फिर, तो फिर हमारा अच्छे से हो जाता। पर ठीक है अभी ऑनलाइन है हम कर, पर अगर हमने अच्छे से किया तो बाकी लोगों के डिसएडवांटेज है, पर हमने अच्छे से किया तो फिर अपने के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज, और हम बाकी से अच्छे हो जाएंगे आराम से। ठीक है। ओके, थैंक यू ऋषिकेश। और एट द एंड तुम मुझे ये बता दो, व्हाट डिड यू गेट आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग? IIT बॉम्बे सिविल 4 year। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे, गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। Okay, now I'm moving to Pratham. Pratham, can you hear me? Yes sir, am I audible? Yes, you are audible. मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारा शायद कैमरा प्रॉब्लम है, तुम कैमरा ऑन नहीं कर सकते वैसा कुछ है। हाँ सर, सूरत इतनी भी अच्छी नहीं कि बच्चे देख ले, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेरे दोस्तों ने तो बहुत सी चीजें बता दी आपको, बेसिक बता दी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आज जो ये बच्चे आपके सामने कह रहे हैं ना, या फिर मैं जो कह रहा हूँ, मेरे साथ जो कलीग है वो कह रहे हैं, इन्होंने अपने टाइप प्रिपरेशन के टाइम पे वैसे ही प्रॉब्लम्स, वैसे ही चैलेंजेस फेस किए जो आप करने वाले हो। बस हमारा सिलेक्शन हो गया इसलिए हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं कि यार ये मत करना, वो मत करना, ये करो वो करो। ये कॉन्फिडेंस हमें तब तक नहीं होता जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। तो एक बात गार्ड मान लो अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान कि कुछ भी हो जाए, एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, जैसे तुम्हारे टीचर्स हुए या फिर पेरेंट्स हुए, इनको छोड़ के तुम्हें किसी की भी ज्यादा नहीं सुननी है। हम कहे, हमारे कलीग्स कहे, आपके सीनियर कहे, अल्टीमेटली सब काम आपको ही करना होगा। आपकी एग्जाम है, आपके टीचर्स की एग्जाम है, आपके पेरेंट्स की एग्जाम है। इन 3 लोगों से, मतलब आप, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, ये आपको सबसे ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं पूरे प्रिपरेशन के दौरान। और तो सबसे मतलब थोड़ा आपका टाइम लेना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें कहने को। तो जेईई एक आसान एग्ज़ाम है नहीं, 2-2.5 साल का जर्नी होता है। 2-2.5 साल बहुत होते हैं, किसी को गिराने के लिए भी और किसी को उठाने के लिए भी, तो ये बात याद रखना। एक एडवाइस सबसे पहले, मतलब जो मुझे लगा कि बहुत, मतलब अगर 10,000, 12,000, 13,000 लोगों का सिलेक्शन IIT में होता है और बाकियों का नहीं होता, तो मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे एक चीज़ लगती है, और वो होता है रिग्रेट ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स। एक मतलब बात जो मेरे मन में हमेशा, मतलब मैं अपने आप को समझाता था, वो ये थी कि डू नॉट टॉर्चर एंड बर्डन योरसेल्फ विद एक्सेसिव रिग्रेट ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। हम क्या करते यार, साला मतलब APT 2 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, जो मैं पढ़ के गया था पर फिर भी एग्जाम के वक्त नहीं आया, और वही क्वेश्चन हम कंटिन्यूसली APT 2 के बाद ACT 2, ACT 3, स्कॉलरशिप टेस्ट, मेजर टेस्ट, सब में लेके चलते कि यार वो एक क्वेश्चन तब क्यों नहीं आया। ऐसा में एक ये छोटा, सबसे छोटा एग्जांपल था, पर ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसका हम बहुत रिग्रेट करते हैं पूरे प्रिपरेशन के दौरान। यार मेरा KVP में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं था। हमारे मेरे साथ जो बच्चे बैठे वो 9-10 से फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, मेरा वो भी नहीं था। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है बहुत से बच्चों में। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि यार बाकी जो बच्चे हमारे साथ बैठे वो शहर से अच्छे, मतलब बैकग्राउंड से, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, उनके पास लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, वो ज़्यादा मटेरियल अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्सेस रहते पूरे प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को। और एक बात कह दूं कि जो हमेशा, मतलब मुझे भी पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन हमेशा आज भी खटकता है कि हम कर किस लिए रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली हमें सर कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम का इतना प्रेशर नहीं लेना है, इसमें नहीं हुआ तो भी चलेगा। पर सच कहूँ तो ऐसी भी बात है नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एग्जाम है, इससे आपको दुनिया भर की चीजें सीखने को मिलेगी। आप एक बात समझ लो, आप उन 10 लाख बच्चों में से है जिन्होंने इस एग्जाम को ऑप्ट किया है।
उन 10 लाख बच्चों में से 11th के एंड तक कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख बच्चे साइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर जो कहते हैं मोटिवेशन या फिर कोई बहुत से फैक्टर उसकी वजह से वो साइड हो जाते हैं। अब आपको ये चीज सबसे ज्यादा देखनी होगी ना कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा सीखने को मिल रहा है। आपके जो, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ कि जो आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो मेडिकल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो सिर्फ आर्ट्स में या कॉमर्स में वो आपसे वो कुछ नहीं सीख रहे, ऐसा भी नहीं है। पर जो आप सीख रहे हो ना वो शायद कोई और ना सीख पाए। आप ये सीख रहे हो कि आपको कंपटीशन कैसे हैंडल करना है, आपको जिंदगी के सबसे क्रिटिकल मोमेंट में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो कैसे हैंडल करने। मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो आपको मोटिवेशनल लगेगी। आप पूरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत सी यूट्यूब पे मोटिवेशन लेक्चर होते हैं, आपको बहुत लोग गाइड करने को, फिजिक्स वाला, वेदांतु, अनअकैडमी, बहुत से यूट्यूब चैनल होते हैं। आप, मुझे पता है हम यहाँ पर कितना भी कह दे कि सोशल मीडिया ना चलाए, यूट्यूब ज्यादा देर तक ना देखिए, पर बच्चे देखते हैं तो आपको बहुत सी चीजें मिलेगी देखने को। पर एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी कभी एग्री नहीं करता था, मुझे लगता था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी को मूव कराने के लिए। यार मुझे हमेशा एक आदमी लगता था जो मुझे बता सके कि यार प्रथम तू आगे कर, तू आगे ये कर, तू आगे वो कर। और आज इस स्टेज पे जब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का रोल बस 10% था, पर जो अंदर से, जो टीचर्स से, जो पेरेंट्स से मुझे जो सपोर्ट मिला वो 90% रोल प्ले कर गया। और 90% एक बहुत बड़ा अमाउंट रहता है आपकी पूरे प्रिपरेशन के दौरान। एक बात याद रखना, मतलब सबसे बेसिक पॉइंट जो मेरे दोस्तों ने पहले क्लियर कर दिए कि डाउट क्लियरिंग तो बहुत जरूरी है, आपकी रिवीजन, आपकी प्लानिंग, ये सब चीजें आपके लेवल पे है। मतलब आपको रिवीजन कैसे करनी है आपके और आपके टीचर्स के लेवल पे। आपके रेजोनेंस के टीचर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है देश के। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जो भी मुझे मिलेगा आगे चल के, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ हो, आज आप पर्टिकुलर रेजोनेंस के साथ हो, 2 साल में कभी भी ये ख्याल मन में नहीं आना चाहिए कि क्या मैंने ये गलती कर दी इस इंस्टीट्यूट में आके। ये ख्याल जिस दिन आपके मन में आ गया ना, उस दिन आप चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए, अल्टीमेटली आप कभी भी आगे सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है, आप डाउट करते हो अपने गुरु पे जो आपको सबसे ज्यादा जानते हैं। ये बस मत करना, जो मैंने पर्सनली नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा था टीचर्स पे कि वो जो करेंगे, जो बोलेंगे वो सही होगा, वो सही होगा। हाँ, उनके मतलब हंसी मजाक, उनके बारे में कुछ बोलना, दोस्तों में आपस में टीचर्स के बारे में कुछ बोलना, ये सब चीजें होती है। ये आप टीचर्स को भी खुद को पता होता है कि हमारे पेट पे क्या सब चलता है, बट दैट रियली डजंट मैटर। सच में मैटर नहीं करता। आपको बस पूरा भरोसा रखना है टीचर्स पे, वो आपके हमेशा आपको मतलब आगे ही देखना चाहते हैं। और बस 2 साल में कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैंने रेजोनेंस लगा के या मैंने कोई अलग क्लास वगैरह कुछ भी लगा के कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, वरना रेजोनेंस हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता। इससे पहले रेजोनेंस ने कभी भी नासिक टॉपर प्रोड्यूस नहीं किया था, जो इस बार कर दिया है। तो आप बस, आपके लिए अगर इंस्पिरेशन होना चाहिए सबसे ज्यादा बड़ा, तो खुद रेजोनेंस एक इंस्टीट्यूट है कि किस तरह उन्होंने, मतलब जहां से आज भी लोगों को ये लगता है कि रेजोनेंस मतलब क्या है, कोई भी अभी जस्ट आया है क्या, नया इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ नहीं है। पर जिस तरह उन्होंने अपने आप को लिफ्ट किया, हम स्टूडेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, तो उनसे सीखो कि किस तरह कुछ ना होते हुए भी हम सब कुछ कैसे बन सकते हैं। आज भले ही आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस पता नहीं हो कि नासिक टॉपर प्रोड्यूस करना कितनी बड़ी बात होती है। नासिक छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुमित टॉपर आया है, और उसको सपोर्ट किसका था, पूरे रेजोनेंस की टीम का था। तो ये बात हमेशा याद रखना। और जेई मतलब बस एकेडमिक्स पे नहीं चलती यार, सच कहूँ तो। आज हम लोग बोल दे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, बस एकेडमिक्स के भरोसे आप जेई नहीं क्लियर कर सकते, ये उतना ही सच है। आपको पूरा अपने मेंटल, मतलब आपको पूरा अपने माइंड का ओवरऑल डेवलपमेंट इन 2 सालों में करना होगा। आज आप जो सीख के जाओगे वो आपको शायद 4 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी याद आ जाए कि नहीं यार, आज मैंने ये होमवर्क नहीं किया तो मुझे ये सीखने को मिला कि नहीं, होमवर्क करना चाहिए, जो आज का काम है वो आज करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको जीरो से हीरो भी बना सकती है और हीरो से जीरो भी बना सकती है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने सबसे पहले कहा होमवर्क ना कंप्लीट करना। आपको टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आप उस टेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हो। लगातार टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब पहले APT2 में सिर्फ 50%, APT3 में 40%, APT4 में और नीचे गिर गए 30%। डाउट आपके प्रिपरेशन में नहीं है, पेपर टफ था, और पेपर आपको टफ नहीं था, पेपर सबको टफ था। आपके मार्क्स नहीं मैटर करते, आपकी रैंक मैटर करती है, रिलेटिव। पेपर
पेपर जितना ज्यादा टफ होगा उतने मार्क्स वर्सेस रैंक हिलेगे, नीचे गिरेगे। तो आपको रिलेटिव चलना है, आपको आप अड़िग मत रहना कि यार मेरे पहले एडवांस के टेस्ट में 60% आ रहे तो हर में 60% आएगी। जरूरी नहीं है, एक्चुअल एग्जाम के वक्त भी आपके 70% भी आ सकते हैं या 50% भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। प्रथम जस्ट अ मिनट, जब ये मार्क्स की परसेंटेज की बात आई तो तुम ये शेयर करो पहले कि तुम्हारे कितने परसेंटेज मार्क्स थे जेईई एडवांस में और क्या रैंक थी? अच्छा, मेरे 196 आउट ऑफ 396 थे, मतलब तकरीबन 49.8 या 49.9%। और मेरी जनरल में रैंक थी 1447। बेसिकली ऑलमोस्ट 50% पे 1400 ऑल इंडिया रैंक थी। मतलब 10 लाख स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम, यू गॉट 1400 ऑल इंडिया रैंक, दैट्स गुड। तो ये जस्ट ये शो कर रहा है कि जेईई एडवांस का जो पेपर था वो किस लेवल का हो सकता है। अच्छा प्रथम, लास्ट ईयर का तुम्हें ध्यान है 50% पे क्या रैंक थी या क्या कट ऑफ था? सर लास्ट ईयर 50% पे अप्रोक्स 2000 के आसपास रैंक थी, अप्रोक्स 2000। ठीक है, 2000 थे, इस बार 1400 है, मतलब वो काफी वेरी कर सकता है। दैट मींस वी नीड टू बहुत ज्यादा पेपर, चाहे पेपर इजी हो, वैसे इजी तो यस नहीं, टफ होगा या बहुत टफ होता है, ऐसा होता है जनरली एडवांस का पेपर, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। एग्जैक्ट। ठीक है प्रथम, यू कैन कंटिन्यू। और मतलब एक बात जो कोई जनरली कहता नहीं, मुझे पर्सनली भी ये चीज बहुत ये होती थी, आज मुझे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है इस टाइम पे, कि इस प्रिपरेशन से मेमोरीज बनाओ। मेमोरीज बनाओ मतलब आज आप प्रिपरेशन के क्वार्टर में हो, आपका सपोज 24 मंथ का प्रिपरेशन है, आपका अभी 6 मंथ का प्रिपरेशन खत्म हुआ है, आपने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर खत्म कर लिया है और आप आज भी इस एग्जाम में कंटिन्यू हो, इस दौड़ में कंटिन्यू हो, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। छोटी छोटी अचीवमेंट को बड़ा बनाओ। मतलब सच कहूँ तो आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। आप किसी को कहते नहीं, आप ना अपने टीचर्स को ये बात कन्वे कर पाते हो ना अपने पेरेंट्स को कन्वे कर पाते हो। मैं एज अ स्टूडेंट अब भी जस्ट एग्जाम दिया हूँ तो सब पता है कि एक्चुअली सच में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, आईआईटी में नहीं गया तो, एनआईटी नहीं मिला तो, ट्रिपल आईटी नहीं मिला तो पापा को ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी, डोनेशन भरना पड़ेगा। इतना ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सच कहूँ तो। पर एक बात जो सबसे ज्यादा होगी ना, वो मेमोरीज होगी। आप आगे चल के 12 महीने बाद, 18 महीने बाद खुद पर हंसोगे कि यार मैं तब मतलब जो एक ऐसी चीज का टेंशन ले रहा था जो मुझे सच में नहीं लेना चाहिए था। मैं उस वक्त सोच रहा था कि मेरे एपीटी 2 में बस मतलब 120 में से सपोज मेरे पास 48 मार्क्स आ गए, मैं वो सोचते रह गया। पर आज पता चल रहा है कि एपीटी 2 का एक भी क्वेश्चन मेरे पेपर में आया ही नहीं एक्चुअल पेपर में। तो मतलब एपीटी 2 का अगर मैं तभी भूल जाता कि नहीं यार आज ठीक है कम मार्क्स आए, पर मैं एनालाइज करूंगा मेरी गलती कहाँ हुई, मैंने बबलिंग मतलब जल्दी कर दी, जल्दीबाजी कर ली, कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए, ये बात आगे लेके चलनी है। ये बात नहीं कि आपके पास 48 मार्क्स आए, बच्चे ये बात लेके चलते हैं और कोई रीजन नहीं होता, सब पढ़ाई करते हैं। सच बात कहूँ, देश के हर वो बच्चे जो 50,000 के अंदर आ रहे हैं वो सब पढ़ाई करते हैं, बस इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ जेईई हम कहते हैं कि आपका प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, आप कितनी अच्छी मेमोरीज आपके साथ लेके जाते हो पेपर में, आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड और कितने खुश होकर आप पेपर में जाते हो, ये सब चीजें 50,000 रैंक में खेल करती है सच कहूँ तो। आप में सबसे ज्यादा मतलब इस बात के जो एविडेंस होगा आपके सामने वो शुभम होगा। आपने जैसे देखा 11,500 से 3,127 बिल्कुल भी इजी ट्रांजिशन नहीं है। अगर हम कह भी दे कि शुभम ने एडवांस के लिए अलग से तैयारी की थी, वो वैसा नहीं था, उसका एक एटीट्यूड था जो हमने देखा है पर्सनली। आप अगर उससे पर्सनली मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कैसा एटीट्यूड था जिसने उसकी रैंक 11,500 से 3,127 ली, वरना उसकी रैंक 11,500 से 1 लाख भी हो सकती थी। वो बंदा डिमोटिवेट नहीं होता। मतलब 11,500 बहुत डिमोटिवेटिंग रैंक है सोम जैसे बच्चे के लिए, क्योंकि हमने देखा है वो किस लेवल का हार्डवर्क करता था, वो किस लेवल का कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करता था। पूरे क्लास में शुभम एक बच्चा था जिसका सबसे नीट एंड क्लीन होमवर्क रहता था। 11,500 के बाद उसको एक ख्याल आया होगा कि यार इतना सारा काम करते मैंने पूरा अपना कंसिस्टेंसी जान लगा दी, फिर भी मेरी 11,500 क्यों। मेरे सामने जो प्रथम है जिसकी 2,700 रैंक आई, प्रथम ने तो कभी भी होमवर्क नहीं किया, लिटरली सेइंग आई वाज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट किड इन द क्लास अमंग्स द जो सर एक्सपेक्ट करते थे कि अच्छी रैंक आएंगी, उनमें से मैं सबसे इनकंसिस्टेंट था। मेरा कॉलेज था तो वो अलग बात है, पर मैं तुम्हें बता दूं पूरे साल में अगर 50 होमवर्क मुझे दिए होंगे सर ने, उसमें से मैंने लिटरली 1-2 ही होमवर्क किए थे। सुमित, पारुल सब गवाह इस चीज के, आयुष,
मैंने कभी भी होमवर्क नहीं किया। पर बात ये नहीं कि आप कितना गलत काम करते हो, ये बात है कि आप कितनी जल्दी अपनी गलतियों को सुधार लेते हो। और वो गलतियां मैंने तभी सुधार ली जब सबसे पीक पीरियड था, और वो था 12th के बाद जो सिलेबस खत्म होता है उससे लेकर एक्चुअल एग्जाम तक का सफर। तब मैंने बहुत अपने आप को जो कहते उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराया। जो सर ने किया, जो सर ने दिया, वो टाइम टू टाइम करते गया, और फिर उन 3 महीनों में गेम हुआ। वरना आज मैं आपके सामने इधर बात नहीं कर रहा होता, मैं कहीं प्राइवेट के बाग वगैरह में भी हो सकता था, मेनी पॉसिबिलिटीज। और एक बात जो सबसे मतलब जो एक क्लियर कट बात होती है कि सिर्फ आप एकेडमिक्स के जोर पर जेई क्लियर नहीं कर सकते, आपको टाइम टू टाइम अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना ही होगा। आपको उनको बताना होगा आपके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अपने मतलब बहुत कंट्रोल। प्रथम मुझे ये बताओ, तुम ऑन एन एवरेज अपने टीचर से डाउट पूछने या कुछ भी डिस्कस करने कितने दिन में जाते थे? 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, या एक दिन में 2 बार? क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती थी टीचर से डिस्कशन रिगार्डिंग डाउट्स और रिगार्डिंग एनीथिंग? सर फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा मेरी थी, सच कहूँ तो। मतलब आपको पता नहीं होगा, मतलब स्वप्निल सर से पर्सनली, मनीष सर से पर्सनली, सपन सर से पर्सनली मैं रोज बातें करता था, रोज 5-10 मिनट की हो ना, बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में हम बात कर सकते थे, और वो मैंने की। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सबको रोज के रोज 5-10 मिनट बात करनी है सर से। आप अपने पर्सनल लेवल पे देखो। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जब मैं प्रिपरेशन में था, मुझे हर बार लगता था कि नहीं यार, स्वप्निल सर ने, मनीष सर ने, सपन सर ने, अगर वो मेरे साथ पूरे प्रिपरेशन के दौरान रहे तो मैं बहुत अच्छी चीजें कर सकता हूँ। तो मैंने जान लिया था कि मैं अकेला नहीं सब कुछ कर सकता। मुझे इंटरनल मोटिवेशन इतना नहीं था, इतनी पावर नहीं थी मुझ में कि मैं खुद से उठकर एक नई शुरुआत करूँ। हर बार स्वप्निल सर कहते थे, हर बार सपन सर कहते थे, हर बार मनीष सर कहते थे यू कैन, मतलब तुम कर सकते हो, फिर से उठो। तो ही मुझे उठना पड़ता था। अगर मैं खुद से अपने आप को बोल दूं कि नहीं प्रथम तुला उठाई से, प्रथम तुझे उठना है, तो मैं नहीं उठ सकता था। अब ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, और एक जो बात निगलेक्ट कर देते, आपको करना है, आपके टीचर्स को करना है। तो आपके और आपके टीचर्स के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन। 4 दिन में एक बार आप बता दीजिए कि सर इन 4 दिनों में मुझे ये डिफिकल्टीज आई, और सच कहूँ तो सर ना नहीं कहेंगे किसी भी चीज के लिए। ये आप मुझसे गारंटी ले दो इस बात की। मैंने बहुत सी चीजें सर को ऐसी भी बताई है जो बतानी नहीं चाहिए थी, मतलब जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं होती है कि मेरी उम्र का बच्चा उनसे बात करे इन चीजों के बारे में, तो मैंने लिटरली वो भी बात की है ना। तो आप अपने पर्सनल लेवल पे देखो कि आपका टीचर्स के साथ कितना डीप बॉन्डिंग हो रहा है। फेथ, जो पारुल ने भी कहा, सुमित ने भी कहा, शुभम ने भी कहा, फेथ होना चाहिए। ये बहुत मॉरल चीज है, पर हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि यार पढ़ाई करने के बावजूद मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इन चीजों पे फोकस ही नहीं किया, आपने अपने माइंड डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं किया। आपके बाजू में लगता था, मेरे बाजू में बैठा है यार, जब मेरे एक्चुअल एग्जाम में मेरे बाजू में सुमित बैठा है, मतलब मैं पर्सनल कह रहा हूँ, अगर सुमित बैठा है तो मेरे हाथ कांपने लगे, यार मेरे से आगे नहीं निकल जाएगा, मेरा कंपटीशन है, इतना अच्छा बच्चा है, 300 मतलब 360 में से 300 मार्क्स ला रहा है, और मैं तो 250 पे ही अटका हूँ। ये सब चीजें। अब आप अगर बाहर जाके कहेंगे कि मेरा बहुत पढ़ाई की थी यार, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा था, पर 12 घंटे पढ़ाई में आपने ये चीज कभी सीखी नहीं कि आप कंपटीशन कैसे डील करना है, आपके एग्जाम टेम्परामेंट क्या होना चाहिए। IIT JEE इज मोस्ट फेमस फॉर ब्रेकिंग इट्स स्टीरियोटाइप्स। सच कहूँ, वो कभी भी आप आज से गार्ड मान दो पूरे प्रिपरेशन के दौरान, IIT JEE मतलब जो भी आपकी IIT सेट कर रही होगी पेपर, उसके बारे में कोई स्टीरियोटाइप लेके मत चलना। केमिस्ट्री टफ आएगा, फिजिक्स टफ आएगा, मैथ्स टफ आएगा। मैं पर्सनली कहता हूँ और सर के सामने एडमिट करता हूँ, मुझे सर से मतलब एक्सपेक्टेड था कि सर मुझे बताए कि सर बताइए ना कौन सा पेपर आपको लगता है टफ आएगा। स्वप्निल सर और मनीष सर ऐसे थे जिन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए, ऐसा कह नहीं सकते कि कौन सा पेपर टफ आया, और वैसा ही हुआ। 2013 में जो क्वेश्चन सबसे इजी था, वो इस बार सबसे डिफिकल्ट आया। 2013 में, 2014 में, 15, 16, 17, 18, 19 फ्लूइड चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, पर जितना इस बार फ्लूइड का इंपॉर्टेंस दिखा, उससे तो मतलब मेरे मतलब पेपर के वक्त होश उड़ गए। जिस आयोनिक इक्विलिब्रियम को सबसे निगलेक्ट किया जाता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, आयोनिक इक्विलिब्रियम टफ होता है, हम जनरली करते नहीं बच्चे अप्रोच उसको, और आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2-3 सवाल आ गए। ऑर्गेनिक का वो पार्ट, मतलब सबसे बेसिक पार्ट, मोलेक्युलर मास कैलकुलेट करना, बहुत बड़ा कंपाउंड दे दिया, बच्चों की फटली यार 256 ग्राम का मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैलकुलेट कैसे करें।
सब आता था, एंड में क्या प्रोडक्ट बनाना है सब आता था, बस मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भूल गए और फिर थोड़ी स्टोइकोमेट्री थी जो बेसिक वो भूल गए। मेंस में ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर आपका ड्रीम आईआईटी है तो आपको ये सब एक्सपेक्ट करके चलना होगा। स्टीरियोटाइप्स मत रखना बिल्कुल भी कि यार आईआईटी इस तरह के सवाल नहीं पूछता तो अभी भी नहीं पूछेगा। इट इज द मोस्ट फेमस पर्सन फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। और मतलब जो और बहुत सी चीजें कहने को तो बहुत है, मतलब इस ये, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्वप्निल सर ने पूछा कि अप्स एंड डाउन्स को कैसे डील करना है, तो मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जेई का ही नहीं, पर ऑल ओवर आपके जो भी प्रिपरेशन होगा, आपकी जो भी लाइफ होगी उसमें अप्स एंड डाउन्स को पर्सनली मैं इस तरह से हैंडल करता था कि मेरा एक क्रिस्टल क्लियर विजन था आगे कि यार नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो है। ऑप्शंस हमेशा तैयार थे, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होता था कि यार आईआईटी नहीं तो क्या, एनआईटी नहीं तो क्या, ट्रिपल आईटी नहीं तो क्या, और ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी नहीं तो खत्म सब, अरे आईआईटी के बाद बहुत ऑप्शन है, आईआईटी के बाद एनआईटी आता है, उसके बाद ट्रिपल आईटी आता है, उसके बाद जीएफटीआई आती है, बहुत से ऑप्शन है। डाउन्स मतलब जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होते हैं करियर प्रिपरेशन के वो ये होते हैं कि टेस्ट में कम मार्क्स आ गए। भाई मेरे दोस्त के तो मतलब 360 में से 300 320 आ रहे हैं, मेरे 160 ही आ रहे हैं। अरे पर एक्चुअल एग्जाम के वक्त जो बच्चा 360 300 पे था वो बच्चा 300 पे ही रहेगा, या फिर हो जाए वो 320 पे चला जाए, 330 पे चला जाए, पर आप 160 पे से 250 290 पे भी जा सकते हो। स्वप्निल सर से पूछ लीजिएगा, बहुत से मतलब ऐसे लोग थे पर्सनली, अगर मैं कहूँ तो शुभम और आयुष, मतलब जिनको प्रिपरेशन के दौरान मतलब ऐसे था कि हम सब एक ही लेवल पे चल रहे थे कि सबके मार्क्स कम आ रहे, अब करे क्या। वो सुमित एक था जिसका अच्छा खासा रिजल्ट आता था, मतलब एक्सेप्टेबल रिजल्ट आता था, बाकी सुमित और हम में अच्छा खासा फर्क होता था, 30-32 मार्क्स, मेरे बाद फिर एक 10-1 मार्क का फर्क, तो ये सब हो गया और एक्चुअल पेपर में भी वही रहा। पर हर बार हो ये जरूरी नहीं है, शायद सुमित ने ज्यादा मेहनत कर ली और हमने कम, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी ऐसा सोच के मत चलना कि आज आपके क्लास का जो टॉपर है और आप में आज जो जितना डिफरेंस है वो हमेशा कायम रहेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम के दिन सब कुछ पलट जाता है, 11,500 3,127 पे भी आ सकता है और 1,500 1 लाख पे भी जा सकता है। आई हैव सीन मिरेकल्स एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। मेरा एक दोस्त था जिसका 87,549 रैंक था मेंस में, और एडवांस में आप उसका रैंक देखकर शॉक रह जाएंगे, उसका रैंक था 6,927। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? नो वन कैन। तो बस मतलब ऐसा है ना कि होता है, सब होता है, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए बस। और आज हम कितना भी कह दे, आज हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सर आपसे कितना भी मोटिवेशन दे दे, हम कितना भी मोटिवेशन दे दे, करना अल्टीमेटली आपको ही है। आज ये लेक्चर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे, और भूलना भी चाहिए, भूलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। आपके अंदर से जो आता है ना, नॉर्मल लाइफ जियो, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है हमने, सुमित ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था, उस पर स्टिक रहा, अपनी कंसिस्टेंसी थी, अपना हार्डवर्क था, बस खत्म बात। और बस फिर चलता गया चलता गया चलता गया, यही बात है, चलते जाना है, रुकना नहीं। जिस दिन रुक गए ना तो बस खत्म बात, रुकना नहीं है, जितना भी हो। 20 मार्क भी आ जाए ना 120 में से, उतना ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जितना आपका कॉन्फिडेंस 80 मार्क पे था। बस ये अगर कर लिया ना तो जेई क्या मतलब आगे आप बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आप आराम से एक्सेल कर जाओगे। और एक बात जो मतलब एक इम्पोर्टेंट बात जो लगी कि हम अक्सर टॉपर को देख के कंपैरिजन करने लगते हैं, मतलब हम सोचने लगते हैं कि यार टॉपर ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अरे टॉपर तो मतलब टॉपर परमानेंट कौन है इधर? आप ये सोचो कि आप जिसको टॉपर मान रहे हो आप भी किसी के लिए टॉपर हो। आपकी रैंक अगर 3-4 आ रही है क्लास में और आप अगर आपका एम है 1 रैंक लाना, तो आप ये सोच के चलो आप 58 के क्लास में बैठे हो, 58-60 के क्लास में बैठे हो, जिसमें आप 3rd 4th आए हो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपके आगे बस 2 ही बच्चे हैं? आप ये सोचो ना आपके आगे तकरीबन 54-55 बच्चे हैं जो आज भी होप को लेके बैठे कि नहीं यार हम आगे 3rd 4th रैंक आ सकते हैं। ये सब चीजें मतलब बहुत बेसिक सी चीजें हैं। पर एक बात जो मैं मतलब सबसे ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ कि जी इज नॉट ओनली एकेडमिक, इट इज मॉरल एज वेल।
2 साल में कभी भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो टीचर से ही बात करनी होगी, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा पहचान सकते हैं। बस यही है। ओके प्रथम, थैंक यू सो मच। और अभी कुछ बच्चों से मैं क्वेश्चंस पूछने का बोलूंगा। डेफिनेटली वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, तो शायद मैं 4 या 5 बच्चों को अलाउ कर पाऊं आज। प्रथम, क्वेश्चन आंसर्स के पहले मुझे तुम ये बताओ, व्हाट डिड यू गेट आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग? सर इलेक्ट्रिकल बीटेक बॉम्बे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक आईआईटी बॉम्बे, गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन आस्क क्वेश्चन। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, फिर भी 5 से 6 बच्चों को मैं कवर करता हूं। यू कैन रेज योर हैंड। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है अपने हैंड रेज कर सकता है। अनिकेत, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और मुझे ऐसा पूछना है कि जब हम 11 के जब पहले में थे तो हमारे 2-3 टॉपिक हुए थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के। हाँ, पर हम जैसे आगे बढ़ रहे तो हमारे टॉपिक ही ज्यादा बढ़ रहे। हाँ, तो पिछले टॉपिक की हम कैसे रिवीजन करें, मॉडल कैसे रिवाइज करें और सब कैसे करें, वो एक बार बताएं। Who want to address this? Anyone? प्रथम, पारुल, सुमित? हाँ सर। बोलो सुमित। हाँ, जैसे कहा कि धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है और टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, तो रिवीजन करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जैसे पूरा दिन का शेड्यूल देखे तो कोचिंग का टाइम हो गया, उसके बाद कोचिंग में जो होमवर्क मिलेगा वो तो करना ही है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवीजन करना जरूरी है। और रिवीजन मतलब थोड़ा पीरियडिकली अगर कर पाए तो बेटर रहेगा। जैसे कोई टॉपिक अगर 1 महीने पहले सीखा तो उसको आज रिवीजन कर देंगे और फिर उसको 1 महीने बाद एक और बार कर लेंगे। अब रिवीजन करने का पीरियड से डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करेगा कि अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, बार बार भूल जाते हैं, तो उसको याद करने के रिवीजन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर जैसे कोई आसान टॉपिक रहेगा, जैसे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स देखेंगे या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, तो उसको शायद से अभी थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी में रिवाइज करेंगे तो भी चल जाएगा। अब जैसे 12th की ओर बढ़ते जाएंगे तो फिर इनिशियल टॉपिक्स को रिवीजन के लिए स्किप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सुमित। और कोई क्वेरी रहेगी? हाँ बोलो, कंटिन्यू। आई होप डाउट क्लियर हो गया, कुछ बच गया है तो। ठीक है सुमित, थैंक यू फॉर दिस। एनीवन एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। Anyone else from 11th standard? Do you want to ask anything from your seniors? एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तुम्हारे 5 से 6 सीनियर्स जिनने काफी अच्छा रैंक सिक्योर किया है 2 ईयर हार्ड प्रिपरेशन के बाद। तुम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो चाहो तो। हाँ ईशान। हेलो सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इनकेस कोई चैप्टर बहुत हार्ड है या फिर कितनी भी कोशिश कर ले पर डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करें? पारुल। यस सर। तो यार देखो, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो जेई में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बहुत टफ होगा। तुम ट्राई करोगे तुम हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कोई भी चैप्टर करने का, तो मैं हमेशा चैप्टर के डेप्थ में जाती थी। मैं कभी भी फॉर्म करती थी, लर्न नहीं करती थी, बिकॉज मुझसे लर्न होते नहीं थे। तो भले ही मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़े या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े, पर मैं उस चैप्टर को टाइम देती थी। मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को एक चैप्टर करने को 2 दिन लग गए, बट वो चैप्टर करने के बाद फिर मैं उसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो भी टफ चैप्टर है उसको थोड़ा टाइम दो और अच्छे से समझो उसको। एक एक सेंटेंस जो भी तुम्हारे नोट्स में लिखाया गया है उसको अच्छे से समझो, आ जाएगा।
और नहीं आए तो फिर सर है ही बताने के लिए कि कैसे डील करना है चैप्टर से। और वही ये बार बार 4-5 बार करोगे तो बाद में वो इजी लगने लग जाता है, फिर लगता है कि इसमें कुछ था ही नहीं। तो बस वही करो, बार बार करो और अच्छे से समझो उसको, लर्न करने की कोशिश मत करना कि बस सब हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। समझ के करोगे तो हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी। अच्छा सर, ईशान ने कहा कि टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब बात ये नहीं है कि आपसे टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे, इस चीज पे फोकस करो ना कि आपसे उस चैप्टर के सबसे इजी क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मतलब टफ क्वेश्चन तो हमें भी नहीं आते, आज आप किसी से भी पूछ लो, टफ क्वेश्चन ऐसे टफ इसलिए तो कहते उसे। Pratham, you are not audible as of now. सबसे पहले तो इजी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते लोगों से, तो टफ पे तो जाना ही मत। Okay, thank you Pratham for your guidance. Anyone else who want to ask? अभी जैसे बात उठी कि टफ और इजी चैप्टर्स की, तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो सिलेबस रहता है, जैसे अब सब जो जेई मेंस पे फोकस करे वो मेंस का, जो एडवांस का, तो सिलेबस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें रहती है जो मेंस में है लेकिन एडवांस में नहीं है। कुछ चीजें रहेंगी जो एडवांस में है लेकिन मेंस में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो शायद से बोर्ड्स में आते हैं लेकिन जेई में नहीं आते। तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कहीं वो जो टफ लग रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जेई में आता ही ना हो। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का ही हो। तो उस हिसाब से भी एक देखना चाहिए कि टफ मतलब वो कहाँ से आ रहा है, और टफ क्वेश्चंस को टैकल करने का बेस्ट तरीका यही रहेगा कि उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा जाए। Okay, thank you Sumit. हाँ Rushabh, do you want to ask something? Yes, you can. यस सर, गुड इवनिंग। मेरा डाउट था, मतलब मैं अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी पढ़ाई में, मतलब मेरा कभी 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई हो जाता है, लेकिन कभी आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फिर उस दिन ऐसा लगता है कि आज मूड ही नहीं है, मतलब करना ही नहीं। तो फिर उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें और पढ़ाई को ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाए कि हाँ हमारी खुद से अंदर से इच्छा हो कि हम पढ़ाई करें आज। अच्छा ऋषभ, एक बात बताओ, एक काम कर लो, पूरे दिन 2-3 दिन है ना, बस पिक्चर देखो, खेलो कूदो, बस टाइम पास करो। तीसरे दिन अपने आप इतना डिजायर पैदा हो जाएगा ना पढ़ाई का कि आप उसे रोक ही नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि पढ़ाई जिंदगी है। जब भी मूड ना हो ना, छोड़ दो पढ़ाई। इफेक्टिव पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं कि बस माँ बाप के लिए बैठे, सर के लिए बैठे 12-12 13-13 घंटा 6-7 घंटा, नहीं। अपने मन को पता होना चाहिए कि यार मैंने पढ़ाई की। टाइम पास मतलब कुछ भी हो रहा है, पीछे मन में मिर्जापुर चल रहा है और अपन पढ़ाई कर रहे, नहीं है ना। मन है ना तो देख लो, खेल लो, कुछ भी कर लो। मन है इंस्टाग्राम चलाने का, चला लो, पर पढ़ाई के वक्त एक भी ख्याल इंस्टाग्राम का नहीं होना चाहिए, एक भी ख्याल नहीं। जिस वक्त लगे कि नहीं यार पढ़ाई नहीं हो सकती, छोड़ दो। पर इतना टाइम पास कर लो, इतना टाइम पास करने की तुम में पावर होनी चाहिए कि उसके बाद तुम पढ़ाई पे भी उतने ही जोर से लगो, पूरा टाइम पास कर लो। मेरा ऐसा ही था, मैं 2-3 दिन पूरा टाइम पास कर लेता था, फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि यार मैं तो मतलब बहुत निकम्मा लड़का हूँ, पढ़ाई करनी होगी, तो उसके बाद जोर से पढ़ाई करना शुरू हो जाता था। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। डेफिनेटली कुछ टाइम पहले था, ऑलमोस्ट 15 इयर्स बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। काफी बार होता है पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती कि नहीं मूड ही नहीं हो रहा, हमें तो नहीं करना। तो मैं भी यही करता था, बिल्कुल एक दिन पूरा वेस्ट कर देता था, जो इच्छा होती थी वो करता था। उसके बाद अंदर से थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है कि ये तो हमने 1 दिन या 2 दिन पूरा वेस्ट कर दिया है। और वो गिल्ट फीलिंग से जो आने वाले 7 दिन है वो इतने इफेक्टिव होते थे फिर
बट डेफिनेटली वो गिल्ट फीलिंग क्रिएट कब होगी, जब हमने हमारे अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, नहीं हमें तो आईआईटी करना ही, तब वो गिल्ट फीलिंग क्रिएट होगी और वो गिल्ट फीलिंग हमें पढ़ने को मजबूर करेगी यार। ठीक है, एग्जैक्ट। हाँ सर, और एक ये था ऐड करना था कि अगर ऋषभ तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ऐसा है, तो ऐसा सोचना कि आगे 2 साल हो जाने के बाद तुम्हारा एडवांस हो गया और तुमने क्रैक कर लिया, बाद में तब जाके तुम्हारी फीलिंग क्या रहेगी, यार हमारा हो गया, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो गया, तब तुम्हारी वो फीलिंग तुम एक बार आंखें बंद करके सोचना कि क्या लगता है यार उस दिन क्या रहेगा, तो उससे तुम्हें अंदर से एक मोटिवेशन फील होगा कि यार हाँ उस चीज के लिए हम पढ़ रहे और अचीवमेंट के लिए पढ़ रहे, तो तुम अपने आप मोटिवेट हो गए। और सेल्फ मोटिवेशन रखना वो जरूरी है, वो बहुत लंबे दौर तक चलेगी, वरना एक्सटर्नल मोटिवेशन एक 5 दिन रहेगी, बाद में फिर तुम्हें फिर से देखने की इच्छा होगी वीडियो देखने की। ओके, नयन डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सर एक और बात, हाँ सर एक और बात कहनी थी कि मतलब अगर तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो ना तो बस दोस्तों से बात कर लो। मतलब मैं तो ये करता था कि भाई मतलब ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब ऐसी फट जाती थी और अपने आप पढ़ाई हो जाती। मतलब मेरा मन हो ना हो, फिर उसके बाद मेरा मन हो ना हो, मतलब वो थॉट ही निकल जाता था कि भाई ये तो इतना पढ़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मतलब अपने आप हो ही जाता है वो। मुझे लगता है ये थॉट सुमित को छोड़ के सबको था क्लास में। करेक्ट, क्योंकि सुमित तो हमेशा टॉपर ही आता था, तो वो तो बात ही अलग थी। और ऐसा होता था। इसका मतलब ये भी हुआ फिर हमें फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही बनाना चाहिए जिनसे बात करके फीलिंग आए। डेफिनेटली हमें ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए कि जिनसे बात करके लगे अरे वो तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, हम क्यों पढ़े। हाँ, मतलब हंसी मजाक करते रहो। मतलब मनीष सर को देखो, बस हमेशा हंसते रहते हैं। उनसे मतलब हमने तो उनसे ही सीखा है, सच कहो तो। हमने इतना मतलब चेहरा गिरा के बैठते थे ना क्लास में, ऐसा लगता था यार इधर मार पीट के थोड़ी बिठा दिया इनको आईआईटी के क्लास में। उसके बाद पता चला कि यार मजे करो। मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे हंसी मजाक करने वाले लोग थे, तो उनसे मतलब अलग ही लेवल पे प्रिपरेशन या कंपटीशन चली जाती थी। तो ये बात मतलब ऐसी नहीं है कि हमको सब कुछ छोड़ देना है। मतलब बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं। क्रिकेट खेलो, जो भी तुमको अच्छा लगे। एक दिन हफ्ते में थोड़ा टाइम निकाल के अपना डांसिंग कर लो, थोड़ा कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें आपको रिनोवेट करती रहती है दिन ब दिन, आप खुश रखती है। और आप अल्टीमेटली खुशी नहीं हो तो खत्म बात। आप आईआईटी में जाओ, एमआईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप खुशी नहीं हो तो बात ही छोड़ दो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो जो आपको डिमोटिवेट ना करे बस। और हम भी आपको यही कहते हैं कि किसी ऐसे आदमी के साथ मत कांटेक्ट रखना जो आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते। ये बहुत यूनिवर्सल चीज है, सब बताते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे किसी भी आदमी की बात मत सुनना जो आपसे कहे कि तुम आईआईटी नहीं निकाल सकते। अरे 10,000 बच्चों में तुम कहीं भी नहीं हो क्या? ये सोचो ना, हम क्या इतने बर्बाद हो गए कि हम 10,000, 12,000, 16,000 में भी नहीं आ सके? इस बात को सोच के चलो बस। और हाई कॉन्फिडेंस पे चलना। भाई हाँ, है सुमित नासिक टॉपर, अपन तो उससे भी ग्रेट है, खत्म बात। अपने आगे अगर या फिर आपके क्लास का टॉपर आपके सामने आके कह दे कि भाई इस बार क्या हुआ, मतलब ये हुआ वो हुआ, हाँ वही तो है, मतलब तो आप टॉपर है, उसको फुल रिस्पेक्ट दीजिए, फुल इज्जत दीजिए। पर आप ग्रैंड आप ही हो, बी रॉयल बी ग्रैंड, बस खत्म बात। क्योंकि ये डिमोटिवेट हो गए ना बच्चे, छोड़ देते हैं बस। फिर 15-20 दिन पढ़ाई नहीं करते उस टेस्ट के गम में कि यार उसमें कम मार्क्स आ गए। एक छोटी सी स्टोरी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्रज्वल खोखले करके नीट में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, जो जिसको हम 9-10 से एडमायर करते थे। पूरा 9-10 शुभम को पूछ लीजिए, आप आयुष को पूछ लीजिए, पूरा 9-10 तो हमसे हमेशा पीछे रहता था। कोई भी एग्जाम हो, होमियोपा हो, एनटीएससी हो, पीआरएम हो, आरएम हो, कोई भी एग्जाम में प्रज्वल इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था जितना एफिशिएंटली और अच्छे से हम परफॉर्म कर पाते थे रेजोनेंस में। तो हुआ ये बात कि एक दिन, मतलब एक दिन ऐसा आया कि हमारे टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आते थे। सच कहूँ तो सर से पूछ लीजिए, जब हम प्रिपरेशन करते थे 11th-12th में, बहुत कम मार्क्स आते थे। जितने आज जितने आए उतने उससे भी कम आते थे। तो सर आए क्लास में और हमसे कहा, मतलब प्रज्वल तब अपने मतलब जो कहते प्रिपरेशन के पीक पे था। नीट में 720 में से उसके आ रहे 670, 680, कभी कभी 690 भी क्रॉस हो जाता था। ऑल रेजोनेंस रैंक 1, जहाँ पर हमारे क्लास का कोई भी लड़का ऑल रेजोनेंस रैंक 100 से नीचे आ नहीं पाता था, प्रज्वल ऑल रेजोनेंस रैंक 1 लाता था। तो एक दिन स्वप्निल सर क्लास में आके कह गए कि आप प्रज्वल से उसका एटीट्यूड देखो, उसके पढ़ाई के लिए डेडिकेशन देखो। तो सच कहता हूँ, मतलब
ये सच आज सुप्रीत मतलब सब सर को नहीं पता होगा, मैं उस दिन इतना रोया था घर पे जाके कि ऐसा क्या, ऐसे कौन से फैक्टर्स रह गए कि प्रज्वल आज अपने फील्ड में इतना अच्छा कर पा रहा है और हम जहाँ पर क्लास में थर्ड फोर्थ आते थे, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि बहुत कम परफॉर्मेंस रहता था हमारा। तो उसके बाद अब ये सबसे डाउन पॉइंट था हमारे करियर का। यू कैन नॉट इमेजिन कि उस समय हमारी क्या सिचुएशन थी। प्रज्वल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, केबीपी में ऑल इंडिया रैंक 30 लाया, हमारी 960 आई, किसी की 1000 आई। बुरा तब भी लगा यार, मतलब क्या हो गया ये, हम कहाँ पीछे पड़ गए। पर फिर उसके बाद एक बार बस मनीष सर से बात हो गई थी, उसके बाद जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने बस कहा कि आप अपने लिए ही कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे दो। ये जो हमेशा यूनिवर्सल कहता है कि आप अपना बेस्ट दे दो, वो बस मैंने बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया। आज भी पेपर के वक्त इतने गारंटी से मैं था कि मैं कुछ भी हो जाए, आज ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कुछ छूट गया यार। 2-2.5 साल में ऐसी कुछ भी गलती मुझसे नहीं रह गई जो मुझे नहीं करना चाहिए। खत्म बात, रिजल्ट आ गया, आज हम अच्छे कॉलेज में चले गए। ओके प्रशांत, बस एक या दो बच्चों को लेते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 9:50। प्रशांत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ प्रशांत। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ ना, तो क्या हो जाता है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार इतनी सारी पढ़ाई करनी है, बाकी सारे लोग तो बहुत आगे चले गए, मेरा बहुत पीछे रह गया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो ऐसा, उसके लिए क्या करूँ? शुभम, आयुष, प्रथम कौन बोलेगा इसे? प्रशांत ने लेट ज्वाइन किया है और इसने जब ज्वाइन किया था, मैं बताया तो एग्जैक्टली मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट वाज हाफ ऑफ द कंप्लीट, इतना कवर हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट हर सिलेबस हर सब्जेक्ट में हाफ टू वन चैप्टर हुआ था। प्रशांत, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अपने पास कंप्लीट 1 साल है जिसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पूरा केमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। तो ये बात जो हुई है आपकी, मतलब अगर मन में होगी कि यार मैंने लेट ज्वाइन किया था क्लास तो मैं पीछे रह गया हूँ और बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं, आप हम में से बहुत से बच्चों को देख लीजिए जो पहले बहुत अच्छी, मेरे पर्सनली मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते थे अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में, आज उन सबकी रैंक मेरे से बहुत नीचे। समझे आप इस बात को? तो मेरा पॉइंट ये नहीं कहना कि आपके क्लास के टेस्ट मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं, पर आप उनको किस तरह से लेते हैं। आप अपना सिलेबस पीछे है तो आप उसको किस एंड से लेते हो कि हाँ मेरा इतना सिलेबस नहीं हुआ, या फिर इस पॉइंट से लेते हो कि हाँ यार मेरा इतना तो सिलेबस हो गया है जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, तो उस पर फोकस करो। आपके पास बहुत टाइम है। आज भी अगर आप सोच ले कि इस लेक्चर के बाद मैं बैठूंगा 1-1.5 घंटा बैठूंगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मेरा मिस हुआ है उसको मैं क्लियर कर लूंगा ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जहां तक टेस्ट का सवाल है, उसे तो बिल्कुल भी मतलब एज अ मोटिवेशन लेना हो तो लीजिए, वरना डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत होना टेस्ट से कि आपके बीच आगे कितने बच्चे और आपके पीछे कितने बच्चे, क्योंकि आपके बैच में तो सिर्फ 58 बच्चे, इधर जेई में तो 7-8 लाख लोग बैठते हैं, तो आप कितनों से कंपटीशन करोगे? तो इस बात को छोड़ दीजिए, सच में छोड़ दीजिए मन में इस बात को सोचना कि यार मैं पीछे रह गया, मेरे कुछ चैप्टर रह गए, बहुत टाइम है, आगे कवर कर सकते हो आप। मैंने बच्चों को 3-3 महीने में कवर करते हुए देखा है पूरा सिलेबस। तो इस बात को आप अपने मन में कहीं मत रखना कि मैं पीछे हूँ, आप आगे हो, बहुत आगे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे प्रशांत इस बात में मैं भी ये बोलना चाहूंगा, ये एक्चुअली काफी बार हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है, हमने लेट ज्वाइन किया इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारे साथ, क्योंकि हम करना भी चाहेंगे तो वो हमें पीछे लेके जाएगा कि हमने लेट ज्वाइन किया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें बजाय उसको ये रखना है, ओके 1.5 चैप्टर दिस मच हैज बीन कंप्लीटेड इन द लेक्चर्स, हमें इतना पार्ट बाद में कवर करना है, पहले जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उन पर अच्छे से फोकस करना है, and again you will have enough time to cover that 1.5 chapter of each subject। तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है प्रशांत। त्रिशा एक बच्ची थी जिसने ऑलमोस्ट 2.5 मंथ लेट ज्वाइन किया था, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, इवन वो लाइक बी फेज में भी उसने लेट आई थी, उसके बाद भी उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कवर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा उसको ब्लॉक बनाने के बजाय हमें ये इस तरीके से लेके चलना है, चलो ये चैप्टर्स बचे हैं उनका एक पूरी लिस्ट बनाई, एक प्लानिंग की, ऐसा करना है हमें। ओके, नयन पटेल। यस सर।
सर मतलब कभी कभी हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते पढ़ते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि हम इतनी देर बैठे लेकिन पढ़ाई हुई ही नहीं, ऐसा लगता है। अगर हम पढ़ाई भी करते होगे तो भी ऐसा लगता है कि आज हम कुछ पढ़ाई नहीं, ऐसा लगता है। ये तो हमें भी आज भी लगता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब ये तो नेचुरल है, ये सब चैलेंजेस है आपके प्रिपरेशन के। चैलेंजेस आपके प्रिपरेशन के क्या है, और यही सब चैलेंजेस है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने परफॉर्मेंस से। आप मतलब आपको लगता है कि मैंने 2-3 घंटा पढ़ाई कर ली फिर भी इनफ नहीं है, तो फिर आप और पढ़ाई करो ना। एक आपका एंड पॉइंट पढ़ाई का आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो जो सेटिस्फेक्शन शायद सुमित को 8-9 घंटे में आए, वो सेटिस्फेक्शन शायद मुझे 3-4 घंटे में ही आ जाए। तो ये बात है। आप मतलब जो ये बात है कि सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं अपने परफॉर्मेंस से, ये सबको होती है और ये बहुत नेचुरल बात है। इनसे ही सबको आपको आगे उठ के सीखना है। ये इनको निगलेक्ट कर दो सच में। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनको आपको निगलेक्ट करना ही होगा। ये जो हो गया आपका जो डाउट था कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ, टेस्ट में कम आ रहा है, ये सब चीजों को निगलेक्ट कर दो, मैटर नहीं करते। आप आज हम जितना बोल रहे हैं ना, उतना ही आपको आगे चल के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। 1 साल बाद आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपको सच में पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी चीजें अभी करनी है एग्जाम के 3 महीने पहले, और कौन सी नहीं करनी है। बस खत्म बात। आपको अपने आप लगने लगेगा कि यार हाँ ठीक है, मतलब आज तब जो भी हुआ वो ठीक था, अभी बस आगे चलो आगे चलो आगे चलो। पीछे का रिग्रेट बिल्कुल नहीं। अब तो कुछ रह गया, रिग्रेट नहीं करना है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आज आपने 2 ही 3 घंटे पढ़ाई की, बाकी एंजॉयमेंट में निकाल दिया, रिग्रेट नहीं करना है। जो करना था वो आपने अपनी मर्जी से किया है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था, अपनी मर्जी से किया है, तो रिग्रेट नहीं करना है बस। और वही रिग्रेट सब मेरे पीयर सब उसी दौर से गुजरे और उनसे मैं पर्सनली टच में था, तो और मैं भी, वो भी मुझे जानते हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है, आप रिग्रेट कर लेते हो। You regret that I got less marks. You regret that I was not able to crack KVPY. You regret that Olympiad is not my level. You regret that JEE Mains में जो सवाल आते हैं वो तो मतलब मुझसे नहीं होते। ये कर लेते हो आप। होते जाएगा। निगलेक्ट करो चीजों को, मतलब फिल्टर कर दो कि नहीं यार, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस। और ये यूनिवर्सल है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे ऐसा सोचो कि यार ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे ही नहीं है, ये सबको है। आपस में डिस्कस कर लो, आपके जो दोस्त होंगे उनसे बात कर लो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, तुझे भी ऐसा लग रहा है क्या? अगर हाँ तो कैसा तूने टैकल किया उसे? हम यही करते थे और सॉल्यूशंस मिलते हैं। सच कहूँ तो सॉल्यूशंस मिलते हैं। वो बच्चा आपको कुछ ऐसी चीज बता देगा जो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार हाँ ये मुझे करनी चाहिए, तो फिर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और एक बात बस मैं अपनी आखिरी बात कहूंगा इसके बाद, कि होगा सब अच्छा। बस आप 1 साल बाद आपको खुद को रियलाइज होगा। आज हम कितना भी कह दे, आप बहुत नए हो इस प्रिपरेशन में, तो आपको वो एक्सपीरियंस लेने की आदत, वो एंजॉय करने की आदत, वो जो है वो एक जो क्रक्स होता है जेई का, वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप पे अभी प्रेशर है बहुत, और हम पे भी था। बस अब चलते जाओ, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं कभी भी जेई को। अभी 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर 2021 तक कभी भी ये ख्याल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं जेई नहीं कर सकता। खत्म बात, चलते जाना है बस। दिन निकालो, 1 घंटा पढ़ाई करो पर दिन निकालो बस। और जो सीखोगे ना वो अल्टीमेटली 3 महीने में काम आएगा। 3 महीने 4 महीने जो भी होगा वो। Okay, one last question now from Simran. Simran, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर एंड हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैथ्स में सॉल्व करती हूँ लेकिन है ना मेरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू आस्क कि उसे अवॉइड कैसे करें। तो एक था सिली मिस्टेक्स के बारे में बताना था कि अगर होते हैं तो ऑब्वियसली सबके साथ होते हैं, सभी सिली मिस्टेक्स करते हैं। तुम सिली मिस्टेक्स को जीरो नहीं कर सकते कभी भी, तुम सिर्फ उसको कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो नंबर में। ऑब्वियसली वहां पे जाके प्रेशर में और भी ज्यादा हो सकते हैं मिस्टेक, पर तुम कितना कंट्रोल करोगे उतना वो कम हो जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा वो मैक्स टू मैक्स। तो उसके लिए कम करने के लिए तुम्हारे सिली टेस्ट हो जाने के बाद तुम्हारे जो भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं तो उसको तुम कैटेगराइज भी कर सकते हो कि तुम्हारे रीडिंग मिस्टेक्स हुए या फिर तुम्हारे मतलब जो भी ऐसा हो गया कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए, या फिर जो भी रहेगा कि बाकी और 2-3 कंसेप्चुअल मिस्टेक्स या फिर एप्लीकेशन मिस्टेक्स ऐसे हो गए, तुम कैटेगराइज करके देख सकते हो। तो बाद में तुम्हें समझेगा कि कौन से कैटेगरी में हमारे ज्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर रीडिंग मिस्टेक ज्यादा हो रहे तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुम थोड़ा सा उसको एक 10 सेकंड ज्यादा पढ़ लेना, या फिर होने के बाद रिपोर्ट करते वक्त और एक बार पढ़ लेना वो करेक्ट है इनकरेक्ट है,
या फिर उसके जो भी नंबर्स न्यूमेरिकल्स वैल्यूज दिए वो एक बार फिर से कंफर्म कर लेना। तो ऐसे ये एक एग्जांपल रहा। तो अगर अलग कैटेगरी के रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक बार बात कर लेना सर से। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स रहेंगे तो फिर सर से वो क्लियर करवा लेना। ये एक इम्पोर्टेंट है कि तुम उसके ऊपर सिर्फ काम करो और जो भी रहेगा अगले टेस्ट के पहले वो बस देख लेना सिली मिस्टेक्स जो हुई थी, तो तुम्हें एक बार आइडिया आ जाएगा कि यार मेरे इस टाइप से मिस्टेक्स होते सिली मिस्टेक्स, तो वो नेक्स्ट टाइम और कम करने की कोशिश करो। ओके, गुड शुभम। सो सिली मिस्टेक्स का यही कहा जाता है कि हम सिली मिस्टेक्स को जीरो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जो सिली मिस्टेक्स हमने इस बार किए, ट्राई टू अवॉइड सच द सेम मिस्टेक इन द नेक्स्ट डेज। हम न्यू मिस्टेक्स करें दैट इज ओके, बट सेम मिस्टेक को हम अवॉइड करें। चलो, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, तो मैं अब सेशन को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे आई थिंक पारुल एंड सुमित मिस हो गए थे। सुमित, कैन यू हियर मी? हाँ सर। Sumit is there or not? हाँ सर। Sumit, what did you get after third round of counseling? IIT Roorkee CSE fourth year. Okay, IIT Roorkee Computer Science BTech 4 year. Good, congratulations. Thank you sir. Computer Science, which is considered to be one of the best branch, like best branch assume की जाती है. Okay, then Parul. Yes sir. What did you get after third round? So IIT Kanpur Mechanical 4 years. IIT Kanpur Mechanical 4 year. Good, congratulations. Thank you sir. तो सभी को काफी अच्छे कॉलेजेस ब्रांच मिल गए हैं जितना अब तक थर्ड राउंड तक हुआ है। ऑलमोस्ट आई थिंक थर्ड राउंड इज द फाइनल वन, ऑलमोस्ट 6 राउंड है ना इस बार? हाँ सर। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल सीनियर्स फ्रॉम योर जूनियर्स, और होप तुम ऐसे ही उन्हें फ्यूचर में भी गाइड करते रहो। ये सेशन तो चलो ऑनलाइन था, फ्यूचर में ऑफलाइन भी हो। जब भी तुम कॉलेज से नासिक आओ अपने होम टाउन, तो ऐसे ही मिलने आ जाओ हमसे, जूनियर से। क्लियर? श्योरली सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग सेशन नाउ।